दुनिया में जितने भी वॉर होते हैं उन सब के पीछे कहीं ना कहीं जमीन का एक सबसे बड़ा कारण होता है। चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर इजराइल और हमास का युद्ध, जमीन एक वाइटल रोल निभाती है। लेकिन अगर हम आपको कहें कि एक देश ऐसा भी है जो है तो दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश, लेकिन इसके बावजूद 99.7% पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं और यह कौन सा देश है जो इतना बड़ा होने के बावजूद अभी तक खाली पड़ा हुआ है। क्या चीन जैसे देश की नजर इस पर अभी तक नहीं पड़ी? वैसे आप जानकर हैरान रह जाओगे कि यह चीन का पड़ोसी देश है मगर फिर भी खाली है। आपको बता दें कि यह देश कोई और नहीं बल्कि मंगोलिया है, जिसकी सारी पॉपुलेशन केवल 0.3% एरिया में ही रहती है। इसकी वजह से यह देश दुनिया का सबसे खाली देश बना हुआ है। वैसे अब आप सोच रहे होंगे क्या मंगोलिया हमेशा से ही खाली पड़ा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरी कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आज जो मंगोलिया खाली पड़ा है, कभी वहां बहुत लोग रहते थे। ये हमेशा से ही इतना खाली नहीं था। पूरी जानकारी देंगे, मगर इसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। मंगोलिया इतना खाली क्यों है, ये जानने के लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। 18वीं सदी में जब दुनिया की पॉपुलेशन बहुत कम थी, मगर उस टाइम पर भी मंगोलिया में 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से 8 लाख लोगों का सफाया हो जाता है। आखिर यह सब क्यों और कैसे हुआ, ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर मंगोलिया का पॉपुलेशन पैटर्न इतना अजीब क्यों है। वैसे आपको बता दें कि इसके पीछे हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल दोनों ही रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं, पर उनके साथ साथ एक ऐसा रीजन भी रिस्पॉन्सिबल है जिस पर विश्वास करना भी पॉसिबल नहीं है, और वह रीजन है बुद्धिज्म। अब आप सोच रहे होंगे कि बुद्धिज्म मंगोलिया के सब पॉपुलेशन पैटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है, ये भी बताएंगे। मगर सबसे पहले बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल रीजन की। असल में इसके लिए इतिहास में हुई 2 घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और आज हम उन्हीं 2 घटनाओं के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे कि आखिर मंगोलिया जैसे ऐतिहासिक देश के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज वहां 99.7% हिस्सा पूरी तरह से वीरान और बंजर पड़ा हुआ है। वैसे आपको बता दें कि इस कहानी को बहुत ही कम लोग जानते होंगे। अगर बात की जाए मंगोलिया की, तो यह दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके नॉर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस और साउथ में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री चीन है। अगर बात की जाए लैंडलॉक्ड कंट्री की, तो उन देशों को लैंडलॉक्ड कहा जाता है जिसका कोई भी बॉर्डर किसी समुद्र से नहीं लगता हो। यही वजह है कि इंडियन और पैसिफिक ओशन से आने वाली मॉनसून विंड बहुत ही कम क्वांटिटी में मंगोलिया तक पहुंच पाती है, जिसकी वजह से पूरे दक्षिणी मंगोलिया में रेगिस्तान फैला हुआ है, जो इसे एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान बना देता है। और यह कोई और नहीं बल्कि गोबी डेजर्ट है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेगिस्तान में ऐसी कौन सी मिस्ट्री छुपी है। ये भी आपको पता चल ही जाएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम मौसम होता है, जहाँ सर्दी में टेम्परेचर -38 डिग्री तक चला जाता है और वहीं गर्मियों में 42 डिग्री तक पहुँच जाता है। कभी ये गोबी डेजर्ट मंगोल एम्पायर का स्ट्रेटेजिक सेंटर हुआ करता था। वैसे आप चंगेज खान का नाम तो जानते ही होंगे। वही चंगेज खान जिसे दुनिया का कहर भी कहा जाता है, जिसने हिंदुस्तान से लेकर पूरे अरब में तहलका मचाया हुआ था। चंगेज खान की सारी मिलिट्री कैंपस इसी रेगिस्तान से बाकी दुनिया को जाती थी, और शायद मंगोलिया की ये हार्श कंडीशंस ही वो वजह है जिसके कारण मंगोल वॉरियर्स दुनिया में सबसे ब्रेव और खूंखार माने जाते थे। अगर बात की जाए इस डेजर्ट की, तो गोबी डेजर्ट के बारे में ये भी कहा जाता है कि चंगेज खान को इसी रेगिस्तान में कहीं दफनाया गया है, मगर एग्जैक्टली उसे कहाँ दफनाया गया है यह आज तक कोई नहीं जानता। चलिए अब जानते हैं उस रीजन को जिसके कारण मंगोलिया पूरी तरह से ड्राई और खाली पड़ा हुआ है। असल में मंगोलिया बहुत बड़े बड़े माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है। इसके साउथ में हिमालय और कुनलुन माउंटेन रेंज है, जो इस तरफ से आने वाली बारिश की हवाओं को आने से रोकती है। साथ ही इसके वेस्टर्न साइड पर अल्ताई माउंटेन रेंज है, जो वेस्टर्न साइड से आने वाले बादलों को रोकते हैं। सदर्न और वेस्टर्न साइड से आने वाली हवाएं पहाड़ों पर ही बारिश करती हैं, जिसके कारण मंगोलिया का अंदर का भाग पूरी तरह से ड्राई रह जाता है, और मंगोलिया की वेस्टर्न और सदर्न साइड पर ठंडी और शुष्क हवाएं ही पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से वेस्टर्न और साउथ मंगोलिया रहने के काबिल ही नहीं है और ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। तो चलो अब आते हैं मंगोलिया की नॉर्दर्न साइड की तरफ, जहां 3 माउंटेन रेंजेस हैं।
और ये तीनों माउंटेन रेंज मिलकर एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं जिसकी वजह से वेस्टर्न, सदर्न और नॉर्दर्न साइड से आने वाली ठंडी और ड्राई हवाएं इस ट्रायंगल एरिया तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से जहां बाकी मंगोलिया का टेम्परेचर -40 डिग्री तक पहुंच जाता है, वहीं इस ट्रायंगल में मिनिमम टेम्परेचर बस -2 डिग्री तक ही गिरता है। बस यही वजह है कि मंगोलिया की पूरी पॉपुलेशन यहीं पर रहती है। यही नहीं, मंगोलिया का कैपिटल भी इसी ट्रायंगल में ही बना हुआ है और यही वो फैक्टर है जिसकी वजह से पूरे मंगोलिया में केवल इसी एरिया में सब कुछ किया जा सकता है। यहाँ पर एग्रीकल्चर भी हो सकती है, मगर यह पूरा एरिया मंगोलिया का केवल 0.4% ही है और मंगोलिया में सबसे ज्यादा बारिश भी इसी ट्रायंगल में होती है। हालांकि यहाँ साल में औसतन 350 मिलीमीटर तक ही बारिश होती है, मगर फिर भी मंगोलिया के इस एरिया में आपको हरियाली ही हरियाली नजर आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी कम बारिश से मंगोलिया के इस एरिया में इतनी ग्रीनरी कैसे है। असल में इसके लिए भी इन्हीं 3 पहाड़ों का इम्पोर्टेंट रोल है। आपको एरोजन ऑफ द सॉइल फ्रॉम द माउंटेन का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा। एक्चुअल में जब भी बारिश आती है तो पहाड़ों से सारे मिनरल्स बारिश के पानी के साथ साथ पहाड़ों के नीचे की वैली में आ जाते हैं, जिसके कारण वैली की लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। बस ऐसा ही कुछ इन 3 माउंटेन रेंज की वजह से मंगोलिया में भी होता है। यही वजह है कि इतनी थोड़ी बारिश के बावजूद यहाँ पर इतनी ग्रीनरी है, क्योंकि थोड़ी बारिश के बावजूद भी फर्टाइल लैंड में सब कुछ उगाया जा सकता है। तो ये तो है मंगोलिया के जियोग्राफी की बात। हमें पता है अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जो 8 लाख लोगों के सफाई की बात कही थी, आखिर वह कैसे हुआ था और 18वीं सदी में यहाँ इतनी ज्यादा पॉपुलेशन कैसे थी। यह मंगोलिया के खाली होने की दूसरी वजह है जो जियोग्राफी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां एक टाइम पर यहां 10 लाख लोग रहते थे, वहीं एकदम 8 लाख लोग यानी मंगोलिया की 80% पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हो गई और तब से लेकर आज तक मंगोलिया कभी अपना ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अचीव नहीं कर पाया जो 18वीं सदी में था। तभी तो इसकी कम पॉपुलेशन ग्रोथ भी मंगोलिया के खाली होने की दूसरी वजह है। लेकिन बात तो अभी भी वहीं की वहीं है कि आखिर 18वीं सदी में ऐसा क्या हुआ था। इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा और इस कहानी की शुरुआत होती है 12वीं सदी से, जब मंगोलिया पर चंगेज खान का राज था। चंगेज खान का साम्राज्य पैसिफिक सी से कैस्पियन सागर और रूस से लेकर तिब्बत तक फैला हुआ था, मगर चंगेज खान के मरने के बाद पूरी मंगोल एम्पायर छोटे छोटे पार्ट में बट गई, क्योंकि अब मंगोल लोग खून खराबा करके थक चुके थे, इसलिए ये शांति चाहते थे। आपको बता दें कि ये वही टाइम था जब बुद्धिज्म भारत से निकलकर सेंट्रल एशिया तक पहुंच चुका था और यही रीजन है कि छोटे छोटे पार्ट में बढ़ चुकी मंगोल एम्पायर बुद्धिज्म से इम्प्रेस होकर बुद्धिज्म अपनाती गई। अब यहाँ पर बुद्धिज्म फैल चुका था। हालांकि इसके बाद कई सदी ऐसे ही गुजर गईं, मगर फिर 1636 ईस्वी में नॉर्थ ईस्टर्न चाइनीज प्रोविंस मंचूरियन में क्विंग डायनेस्टी की शुरुआत हुई। अगर बात की जाए इस डायनेस्टी की तो यह मंगोल की जान के दुश्मन बने हुए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगोलों ने इन पर बहुत टाइम तक राज किया था, इसलिए अब जब ये लोग ताकतवर हो चुके थे तो ये मंगोलों से बदला चाहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगोलों ने उनके लोगों को मारकर उनकी जमीनें हथिया ली थी। यही वजह है जिसके कारण अगले 50 सालों में क्विंग डायनेस्टी नॉर्दर्न चीन और सदर्न मंगोलिया को जीतते हुए आगे जुंगहार डायनेस्टी के बॉर्डर तक पहुंच गई। अगर बात की जाए जुंगहार डायनेस्टी की तो यह वॉर के लिए रेडी नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कई सौ साल से बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे और यह तो आप जानते ही हैं कि बुद्धिज्म में खून खराबा बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। असल में बुद्धिज्म को अपनाने की वजह से यह किसी भी वॉर के लिए रेडी नहीं थे, मगर क्विंग डायनेस्टी को तो अपना बदला चाहिए था, इसलिए ये लगातार जुंगार डायनेस्टी पर हमला करते रहे और 1755 से लेकर 1757 के बीच इस डायनेस्टी ने जुंगार डायनेस्टी जो चंगेज खान की उत्तराधिकारी थी को लगातार न केवल युद्ध में हराया बल्कि उनकी 8 लाख लोगों को मार डाला। यह हादसा कितना भयंकर था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि आज भी इस हादसे को जुंगार जेनोसाइड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मंगोलिया पहले क्विंग डायनेस्टी और फिर सोवियत यूनियन के कंट्रोल में रहा, लेकिन इसके बाद में इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ दोबारा कभी भी रिकवर नहीं कर पाई। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी एक वजह 8 लाख लोगों का मर जाना था और दूसरी वजह थी बुद्धिज्म को अपनाना। मंगोलों को बुद्धिज्म एडॉप्ट करने का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंगोलिया में हर 3 मेल में से एक आदमी मॉन्क बन जाता था जो सारी जिंदगी शादी नहीं करता। हालांकि सोवियत यूनियन ने बहुत सी पॉलिसी लाकर इसकी पॉपुलेशन को बढ़ाने की बहुत कोशिश की,
हालांकि वे कामयाब भी हुए। इन पॉलिसी के थ्रू इन्होंने शादीशुदा कपल को कैश फंड और कुछ घर भी दिए। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में मंगोलिया में बर्थ रेट लगातार बढ़ता गया, मगर मंगोलिया ने जो पॉपुलेशन 18वीं सदी में खोई थी वो आज भी रिकवर नहीं हो पाई है, क्योंकि मंगोलिया में आज भी बुद्धिज्म सबसे बड़ा रिलीजन बना हुआ है और यहाँ के बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी शादी नहीं करते हैं। यही वो फैक्ट है जिसके कारण मंगोलिया का पॉपुलेशन पैटर्न बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। तो देखा आपने कैसे मंगोलिया की जियोग्राफी और हिस्ट्री ने मिलकर मंगोलिया को एक ऐसा देश बना दिया है जो 99.7% खाली पड़ा हुआ है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या केवल हिस्ट्री और जियोग्राफी ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर वजह कोई और भी है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।